दोस्तों, मैं फिर से एक बार कंफर्म कर देता हूँ, ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का 100% रियल प्रश्न है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको दूंगा, पूरा देखना। आराम से आपके 15 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे। अगर आपके एग्जाम बचे हुए हैं, अच्छे से देखना, मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना था वो कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश स्टेट फॉर्मेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषाई आधार पर जो राज्य बना था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको इंग्लिश प्लस हिंदी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया हूँ, ज्वाइन करके रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं व्याख्या देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आंध्र प्रदेश 1953 में बना और ये पहला भाषाई आधार राज्य है। ठीक है, जब तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग किया गया, तब यह भारत का एक ऐसा पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, इसने बाद में भारत में भाषा आधारित राज्यों के गठन की प्रक्रिया प्रचलित हुई। यानी सबसे पहले किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में। ठीक है, चलो ये सेकंड प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। आरटीई एक्ट की बात कहा गया है। व्हेन वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ये पूछा गया है, याद रखेंगे 2005 में। यहाँ पास आंसर देख सकते हैं। व्याख्या थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि आरटीई अधिनियम जो किया है ना 2005 में लागू हुआ था, जिसे आम जनता को सरकारी कामकाज की पारदर्शिता प्राप्त हुई। ठीक है, इससे नागरिक किसी भी सरकारी विभाग में सूचना मांग सकते थे, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ और जवाबदेही बढ़ी। ठीक है, पीडीएफ को दोस्तों थोड़ा बनाने में मेरे को समय लगेगा, इसलिए मैं आपको क्या है सुबह डाल दूंगा, लेकिन आपको पूरा चीज़ें आप यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, ये कब शुरू हुई थी, ये पूछा गया था। व्हेन वॉज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्चेड, ये पूछा गया था 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को यहाँ पास हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण जो कि योजना है वो है ना, ये ग्रामीण इलाकों ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना था ये, ताकि ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिले। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। 100% टॉपिक टू टॉपिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला देखिए, 2023 तक भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा था, बताइए। जब 2023 की बात करेंगे, विच वॉज द फर्स्ट फुल्ली लिटरेट इंडियन स्टेट ऑफ 2023, तो मिजोरम याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम ने 2023 तक 98.2 है, याद रखेंगे 98.2 है, यहाँ पास देख सकते हैं 98.2 है। ठीक है, साक्षरता दर प्राप्त कर, है ना, इसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य कहा गया। यह शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, इसको आप संशोधित कर लेंगे, एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि कितना % है करके। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके सेकंड से में पूछा गया था, थर्ड से में पूछा गया था। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ लोकेटेड है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ बोलेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड बोलेंगे। देखिए व्याख्या देखिए, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। यह संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था और विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम करता है WHO। ठीक है, चलो दोस्तों, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करता है, जैसे कि अभी एनालिसिस सबको कराऊंगा। ठीक है, देखिए अम्लीय जल का pH मान सामान्यतः कितना होता है, पूछा गया था। इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द यूजुअल pH वैल्यू ऑफ एसिटिक वाटर, तो 7 से कम होता है, याद रखेंगे, लेस देन 7, और वर्षा के जल का 5.6 होता है, याद में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पास व्याख्या देख सकते हैं कि स्केल pH स्केल में तटस्थ जो कि 7 होता है। ठीक है, pH 7 से कम में अम्लीय हो जाते हैं और उससे आगे क्या हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं, जिसे नीले लिटमस को लाल कर देता है ये। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की अधिकता को दर्शाता है। ठीक है, तो पूछेगा, क्या पूछेगा, एसिडिक वाटर का जो कि pH वैल्यू है 7 से कम होता है। ठीक है, चलो ये पूछा गया था 2024 में ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। वो रिसीव द ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर
अवार्ड जो की है 2024 में, ठीक है। जसप्रीत बुमराह याद रखेंगे आप, जसप्रीत बुमराह यहाँ पर देख सकते हैं, व्याख्या दे देता हूँ आपको। जसप्रीत बुमराह की तेज गेंदबाजी और प्रदर्शन के लिए 2024 में यह सम्मान मिला जो क्रिकेट में उनकी भूमिका को दर्शाता है। 2024 में मिला था, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। होली त्यौहार सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? होली त्यौहार की बात करेगा। इन विच मंथ इन द फेस्टिवल ऑफ होली जनरली सेलिब्रेटेड? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। मार्च में 13 से 15 के बीच, यानी मार्च आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मार्च में हर साल एग्जैक्ट नहीं बता सकते हमको, तो मार्च आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, होली फागुन महीने में मनाई जाती है, जो कि मार्च इसको हम बोलते हैं। यह रंग का त्यौहार है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये चीज़ें आप याद में रखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट बोलेगा तो 13 से 15 अभी के टाइम में, ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया था, यदि एप्पल को, ये कोड वाला रीजनिंग वाला प्रश्न है, थोड़ा सा आप इसको देखेंगे आराम से, है ना, ठीक है। देख लिया प्रश्न को, देखिए इसका आंसर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। मैं आपको यहाँ पास कैसे सॉल्व करूँ बताऊँ आपको। यहाँ पास मैं पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप पूरे इसका व्याख्या, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? ये भी रीजनिंग का प्रश्न है जी। यहाँ पर देख सकते हैं 2, 6, 12, 20, 30, इसके बाद क्या होगा? 42 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये बन जाएगा आपका, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ऐसे आपका एक्सप्लेनेशन बन सकता है, ठीक है। चलो, अगला देख सकते हैं, यदि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 7 बचता है तो वह शेष क्या होगा? 7 ही होगा भाई, है ना। इफ़ अ नंबर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, व्हाट इज द रिमाइंडर पूछा गया था। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं इसको, और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, ये पूछा गया था गणित का एक प्रश्न, 54,000 का 12.5% कितना होगा? एकदम सरल प्रश्न था, देख सकते हैं, बना सकते हैं इसको, मौखिक रूप से बना सकते हैं आप एकदम ओरली इसको, है ना। व्हाट इज द 12.5% ऑफ कितना होगा? 54,000, ठीक है। ये देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 128 है, वह संख्या 8 से विभाज्य है। तो भाई देखिए, 8 का नियम लगा देंगे हम इसमें, है ना। 8 के नियम क्या बोलते हैं कि लास्ट का 3 संख्या कटना चाहिए 8 से, तो कटे कि नहीं कट रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कट रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यस लगा देंगे, है ना। ये देख सकते हैं 8 के विभाजकता का नियम में अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, जो कि होता है, ठीक है ना। चलो, ये पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, मैं बता रहा हूँ ना, सबको कवर करूँगा मैं, सबको। चैनल पे बने हो, चैनल को नया हो सब्सक्राइब करना, मैं सभी चीज़ को कराऊंगा कवर, है ना। कंप्यूटर में फाइल को बिना रिसाइकल बिन में भेजे स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? बताओ भाई। व्हाट इज द शॉर्टकट टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल विदाउट सेंडिंग इनटू द रिसाइकल बिन? मतलब ये बोल रहा है कि रिसाइकल बिन में भेजने के अलावा उसको डायरेक्ट हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसकी शिफ्ट प्लस डिलीट याद रखेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट में परमानेंटली डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है वो, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट के बटन दबाने से सीधे स्थायी रूप से हट जाता है, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, ठीक है। ये देखेंगे, अगला प्रश्न है हिंदी में पहले बताऊंगा, फिर इंग्लिश में बताऊंगा। टेक्स्ट मैनेजर खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द टेक्स्ट मैनेजर? भाई हाइप करो यार वीडियो को, पहली बात तो वीडियो को हाइप करो, मेरे वीडियो व्यूज़ नहीं जा रहे, पहले हाइप करो वीडियो को, जितना हो सके हाइप करो यार, आपके लिए हेल्प करो, मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मेरे को कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करने हैं आपस में, आपको कोई गलत प्रश्न नहीं बता रहा हूँ, आपको जो प्रश्न पूछा गया वही बता रहा हूँ, तो हाइप करो, ठीक है। तो भाई देखिए, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन द टेक्स्ट मैनेजर बोलेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह शॉर्टकट टेक्स्ट मैनेजर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर ऑपरेशन में तेजी लाता है, ठीक है। ये भाई शॉर्टकट यूज़ करोगे तेजी आएगा भाई, है ना। चलो, ये देखिए, यहाँ पास मैंने आपको सेकंड शिफ्ट का भी प्रश्न दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे से करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और करंट अफेयर संबंधी प्रश्न पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, पहले थर्ड शिफ्ट का कराया मैंने, अब सेकंड शिफ्ट का करा रहा हूँ। देखिए, 2025 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला और किस पुस्तक के लिए मिला? पूछा गया था आपके एग्जाम में। लेखिका बानू मुस्तक को मिला है यहाँ पास, उनकी कन्नड़ भाषा के लिए, कन्नड़ भाषा में पुस्तक जो लिखी थी, कन्नड़ भाषा में जो पुस्तक लिखी थी, है ना, किसने लिखी थी? बानू मुस्तक ने, उनको मिला है, ठीक है। और इस पुस्तक का नाम था आपका हर्ट लैब, ठीक है। इस पुस्तक का क्या नाम था? हर्ट लैब था, ठीक है। ये जो पुस्तक है इसी के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था आपके दीपा भाष्मी ने। यहाँ पास देख सकते हैं, सब चीज़ आपके सामने है, ठीक है। दीपा भाष्मी में मैं हाईलाइट कर दिया हूँ आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो दीपा भाष्मी, ठीक है। ये देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ इस चीज़ में कि हेल्प है आपके करने के लिए। पुस्तक का मूल भाषा जो कि क्या था? कन्नड़ था, इसको इंग्लिश में बदला गया था, ठीक है। यह पहली बार है जब किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता गया, ठीक है।
देखिए ये बुकर पुरस्कार उस फिक्शन पुरस्कार को पुस्तक को दिया जाता है, जो फिक्शन पुस्तक उसको दिया जाता है जो अंग्रेजी में अनुदित होती है ना, और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हो। पुरस्कार की राशि लेखक और अनुवादक दोनों में बांट देते थे ना, बंटवारा हो जाता है लेखक और अनुवादक के बीच। ठीक है, ये देखिए अनुवादक की भूमिका क्या होती है इसमें, कि वो क्या करता है, जो अभी ये भाषा है उस भाषा से, कन्नड़ भाषा से अंग्रेजी भाषा में उसको लाया गया। ठीक है, कन्नड़ भाषा की किताब थी वो, उसको इसमें लाया गया। ठीक है, अब देखेंगे 2024 का विजेता कौन था, ये भी देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो जेन्नी इरपेनबेक। मैं देखिए दोस्तों, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे आपका टाइम खराब हो। ठीक है, जो पॉइंट टू पॉइंट और जो पूछा जा सकता है वही बताऊंगा। ठीक है, तो 2024 में यह पुरस्कार जो कि है जेन्नी इरपेनबेक ने जीता था, जो कि जर्मन किताब काइरोस के लिए जीता था। ठीक है, काइरोस के लिए, जिसे माइकल होफमैन ने अंग्रेजी में अनुदित किया था। ठीक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको ऐसे फालतू नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, ये देखेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मलेरिया किसके कारण होता है और कौन फैलाता है करके। तो मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण, ये प्रोटोजोआ की संबंधी बीमारी है जो कि है। ठीक है, ये जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया का वाहक होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन बता रहा हूँ ना, तो आप सुन के याद कर सकते हो। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, मादा एनोफिलीज डेंगू वायरस के कारण होता है, एडिस मच्छर जो कि डेंगू वायरस किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, जो कि एडिस मच्छर के कारण होता है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये पूछता है आपके एग्जाम में। चेचक जो कि है वायरस रोग है, ये भी संक्रामक रोग है, जो कि है क्या बोलते हैं, चेचक है ये। ठीक है, तो इन 3 चीज़ें मैं आपको बताया है। देखिए यहाँ पास प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जो मानव शरीर में खून में जाकर लीवर को प्रभावित करता है, जो कि ये एनटीपीसी में पूछा जाता है। चेचक हो गया, डेंगू हो गया और मलेरिया हो गया, ये पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो ये पूछा गया था कंप्यूटर शॉर्टकट से संबंधी Ctrl+S या फिर Command+S का उपयोग क्यों होता है, ये पूछा गया था। तो क्या बोल दोगे, इसका आप यहाँ पास सेव करने के लिए होता है, Ctrl+S का उपयोग सेव करने के लिए होता है। यहाँ पास एक्स्ट्रा देख सकते हैं आप कि Ctrl+S सेव करने के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होता है, Ctrl+Z अंडू करने के लिए होता है, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए होता है, Ctrl+M न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए होता है। देखिए ये चीज़ें मैं आपको इतना सरल बता रहा हूँ ना, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। ठीक है, हाइप करना दोस्तों, हाइप। Ctrl+S सेव करने के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Z अंडू यानी कि वापसी करने के लिए, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, Ctrl+M न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, Ctrl+B बोर्ड करने के लिए और Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो बस इतना है यहाँ पास, है ना। चलो अगला देखेंगे, भारतीय जनजातीय आंदोलन जो कि पूछा गया था, कई बार कराया हूँ इसको मैं, आप मेरे प्रीवियस में देख सकते हैं आप, कई बार कराया हूँ ये चीज़ें को, कि उलगुलान या मुंडा विद्रोह किसने शुरू किया था भाई, बिरसा मुंडा ने किया था। कब किया बोलेगा तो 1899 से 1900 के बीच में किया था, झारखंड में किया था। इससे आगे और क्या बताऊँ मैं आपको, बताइए। इसमें कि मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको कि यह आंदोलन ब्रिटिश शासक और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था, याद रखेंगे। पूछता है यार, आपको पूछ देगा, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, पूछता है आपको। ठीक है, बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए भगवान जैसे माने जाते थे। इसके नाम पर झारखंड में एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय भी बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें है आपके लिए। ठीक है ना, अगला ये डिफेंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि बराक 8 जो कि बराक 8 है, मिसाइल प्रणाली का उपयोग किस ऑपरेशन में हुआ था और ये किस देश से जुड़ी हुई है। तो आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें यूज़ हुआ था आपका ये। ठीक है, और भारत और इजराइल की संयुक्त परियोजना है ये, भारत और इजराइल की संयुक्त परियोजना है बराक 8, जिसका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। बराक 8 एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है जो मिसाइलों और हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों में उपयोग होती है। रक्षा टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रश्न ये पूछता है। ठीक है, थोड़ा से चलो अगला प्रश्न है आपका, 5th और 6th शेड्यूल किससे संबंधित है। पूछा गया है भाई, अनुसूची पूछा गया है किससे संबंधित है। 5वीं और 6ठी अनुसूची बताया था SC और ST से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है कौन सा, 5वीं और 6वीं अनुसूची। क्लियर है यहाँ तक। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, ये प्रश्न शायद तक नहीं पूछा गया था, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें केंद्र और राज्य में शक्ति का जो विभाजन है वो है आपके, है ना। संघ सूची, समवर्ती सूची जो कि हो गई, राज्य सूची, ये सभी शामिल है आपके 7वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है आपको। ये प्रश्न डिट्टो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो बदले में वीडियो को हाइप करना बस। ठीक है, चलो।
अब देखेंगे हम आपके फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। थर्ड शिफ्ट देख लिया मैंने, सेकंड शिफ्ट बता दिया। अभी तक 50 प्रश्न हो गए होंगे, 50 से 75 प्रश्न जो मैं बता चुका हूँ आपको। अब फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। संविधान का वह अनुच्छेद जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है 48A है, ठीक है, 48A है। अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और ये जो तत्व है वो क्या करता है, किसी चीज़ की निर्देश देता है कि पर्यावरण की रक्षा करो भाई, उसकी सुधार करो ताकि भविष्य के उसके उपयोगी हो सके, ठीक है। 48A याद में रखेंगे, ठीक है ना। चलो, किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? अभी कराया हूँ इस चीज़ को मैं। जो 61वां संविधान संशोधन है वो हुआ था, ठीक है। जाके प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये सभी चीज़ें मैं करा चुका हूँ आपको, भटको मत इधर उधर, ठीक है। तो 1988 में किया गया 61वां संविधान संशोधन में जो मतदाता जो कि 21 वर्ष था 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। चलो, ये पूछा गया था 2025 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? टीबी रविशंकर है, याद रखेंगे, ठीक है। मैं और इसमें एक्सप्लेन क्या करूँ आपको, बताओ, जो है मैं आपको बता दिया हूँ। ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम याद रख सकते हैं कि आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है 2025 में वो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है, ठीक है ना, समझ में ये बात। चलो, ये देखिए WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। यही प्रश्न पूछा गया था ना आपके एग्जाम में। नहीं, वो WHO है शायद तक ना वो, तो ये देख सकते हैं 1995 में हुआ था WTO की स्थापना, 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। चलो, ये प्रश्न पूछा गया था 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? 38वां राष्ट्रीय खेल देहरादून यानी कि उत्तराखंड में, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल देहरादून जो कि है उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, ठीक है। ये पूछा गया था 38वें राष्ट्रीय खेलों में जुड़ी सबसे बड़ी हस्ती मानते पीटी उषा का नाम याद रखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल में सबसे बड़ी हस्ती बोलेगा तो। और दोस्तों क्या है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2025 में विस्डेन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो भाई ये चुना गया आपको स्मृति मंडाना को। भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंडाना को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए विस्डेन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया, ठीक है। चलो, ये अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में किस ऐतिहासिक विभाजन की घटना हुई? ये पूछा गया था, सूरत विभाजन की घटना हुई थी, याद में रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत आपके लिए क्वेश्चन खोज के लाया है मैंने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हाइप करना ताकि सबको पहुँच सके। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन गरम दल बाल गंगाधर तिलक और नरम दल गोपाल कृष्ण गोखले के बीच वैचारिक मतभेदों के कारण ये विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में, ठीक है। चलो, ये प्रश्न पूछा गया था गणित में संबंधित प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया है ना, पार्टनरशिप हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया है ना, डिविजिबिलिटी हो गया, ये सभी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो भाई देखिए अगला प्रश्न, दिल्ली का मुख्यमंत्री पूछा गया था रेखा गुप्ता है ना, आप देखेंगे एकदम वन लाइन करा रहा हूँ आपको। अगला देखेंगे WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, पूछा गया था आपके एग्जाम में। 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, याद में रखेंगे, ठीक है। ये पूछा गया था CBI के डायरेक्टर जो कि है 2025 में प्रवीण सूद, याद में रखेंगे, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, अगला पूछा गया था भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, याद में रखेंगे, ठीक है। चलो, 2025 में वुमेन प्रीमियम लीग विजेता जो कि मुंबई इंडियन है, याद में रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको वन लाइन करा रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि आपको जल्दी नॉलेज मिले, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा ही नहीं, जो चीज़ें फोकट है आपके लिए नहीं बताऊंगा मैं, जो फालतू है वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये भी चीज़ करा चुका हूँ आपको, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। एक नंबर कवर करा रहा हूँ आपको, देख सकते हो, ठीक है। अगले आपका अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड, याद रखेंगे, ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड। ये विश्व जल दिवस की थीम पूछा गया था 2025 का, याद रखेंगे, शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। शायद इसका गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं आपको
एक बार आप इसको देख सकते हैं सर्च करके, ठीक है। ग्लेशियर संरक्षण जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है, याद रखेंगे ये चीज़ें पूछा गया था, इससे संबंधी फैक्ट बता दिया मैंने आपको। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, पता है आपको, ठीक है। इजी है प्रश्न, ठीक है, इजी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि कट ऑफ जाएगा पक्का। ये पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर द्वारा हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल में हुआ था, 1919 में हुआ था, जनरल डायर द्वारा हुआ था, ठीक। देखिए यहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की इकाई वाट होती है, याद रखेंगे, और इसका ऊर्जा प्रवाह होता है, मतलब विद्युत की इकाई वाट होती है, ठीक है। MS एक्सेल जो कि ये मैं आपको बता चुका हूँ यार, है ना। तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार बथुकम्मा, ये पूछा गया था, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। बथुकम्मा जो कि कहाँ का है बोलेगा, तेलंगाना का है, ठीक है। चलो, ये पूछा गया था अकबर के नवरात्रों में, जो कि जैसे बीरबल है, तानसेन है, अबुल फजल है, राजा टोडरमल है और मुल्ला दो प्याजा है, ये प्रमुख है, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, ये दोनों क्या है, बहुत प्रमुख है, लेकिन टोडरमल बोलते हैं, ये भी पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही यार दोस्तों, मैंने आपको पूरा कवर करा चुके हैं मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पूरा मैं आपको बताऊंगा, एनालिसिस पूरा कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से। टेलीग्राम में जुड़ जाना, PDF आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है।